हेलो एवरीवन। मैं अमित टॉपर्स क्लास एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटा मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक और करंट अफेयर का न्यू वीडियो लेके। 18 मई के जितने भी करंट अफेयर हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे ही करंट अफेयर की जो न्यूज़ है वो हम सारी ही क्वेश्चंस के थ्रू आपका डिस्कस करेंगे। तो आप नो डाउट बिल्कुल अश्योर रहना कि जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे ही यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं कवर कर पाऊंगा, और भी जो आपके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा देखो, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं ना, चाहे वो सीयूईटी का हो या कोई और एग्जाम हो, सारे ही एग्जामों में आपके इंपॉर्टेंट डेज पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा कि 18 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है। तो हम लोग याद रखेंगे 18 मई को दो डे हैं जो सेलिब्रेट होते हैं। एक है इंटरनेशनल म्यूजियम डे, है ना, एक है आपका इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो सेलिब्रेट होता है 18 मई को। दूसरा इंपॉर्टेंट डे जो सेलिब्रेट होता है 18 मई को वो है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। याद रखना, यहाँ पे वर्ल्ड एड्स डे लिख रखा है मैंने। तो एड्स डे तो आपका सेलिब्रेट कब होता है? 1 दिसंबर को, है ना। लेकिन वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे जो सेलिब्रेट होता है वो कब होता है? आपका 18 मई को। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। अब हम यहाँ पे थीम याद रखेंगे कि इस बार जो आपका इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट हुआ, उस इंटरनेशनल म्यूजियम डे की थीम क्या थी? तो बेटा यहाँ पे थीम आप लोग याद रखोगे। थीम क्या थी? म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो हम लोग थीम याद रखेंगे कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2024 की थीम क्या थी? म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। करंट में अभी न्यूज में आपका था, ल्यूपेक्स करके एक टर्म आया था। ल्यूपेक्स जो मून मिशन है ना, इंडिया का अभी आपका चंद्रयान गया था ना, तो अब इंडिया एक और मून मिशन को प्लान कर रहा है। 2025 तक शायद ये मून मिशन जो है वो आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये मून मिशन है आपका ल्यूपेक्स करके। ये ल्यूपेक्स करके वो बोल रहा है कि ये मून मिशन किसके साथ आपका, या कौन से और कंट्री के साथ इंडिया कोलैबोरेट कर रहा है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। तो ये जो मून मिशन है वो आपका जापान के साथ है ना। जापान का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैक्सा करके जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मिलकर इंडिया ये मून मिशन को प्लान कर रहा है। ये मून मिशन जाके करेगा क्या? सबसे पहला कॉमन काम क्या करेगा सर? कोशिश करेगा कि आपके मून पे जो वाटर है, क्या वो है या नहीं है, उसे डिस्कवर करने की कोशिश करेगा। बाकी और भी और जो मिनरल्स वगैरह होते हैं या और भी जो न्यूज़ हो सकती है आपकी मून की, वो यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश करेगा आपका ल्यूपेक्स मिशन। ठीक है, समझ में आया। अब ल्यूपेक्स मिशन बेटा देखो दो कंट्रीज के बीच है, इंडिया के बीच में और आपका किसके बीच में? जापान के बीच में। तो यहाँ पे बोला गया है कि लैंडर जो होता है ना, लैंडर यानी कि आपके वहाँ पे स्टडी जो करता है वो कौन करता है? रोवर करता है। वहाँ पे जाके एक मशीन या एक आपका रोबोट जो चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? रोवर बोलते हैं। तो बोला रोवर को तो डिजाइन करेगा जापान। रोवर डिजाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होगी? जापान पे। और लैंडर डिजाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होगी? इंडिया पे। तो इंडिया डिजाइन करेगा लैंडर और जापान डिजाइन करेगा आपका रोवर। इक्विपमेंट तो रोवर में आपकी जापान के अलावा यूएसए के भी इक्विपमेंट होंगे, उसके अलावा आपके इक्विपमेंट तो ब्रिटेन के भी होंगे। लेकिन यहाँ पे रोवर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जापान की, लैंडर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके इंडिया की। तो यह है ल्यूपेक्स मून मिशन जो इंडिया और जापान के बीच में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जापान इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या है, न्यूज़ में एक टर्म दिख रहा है आपको, नॉरवेस्टर्स। नॉरवेस्टर्स करके एक टर्म है जो कॉमनली न्यूज़ में इस समय दिख रहा है। तो आपसे सिंपल पूछ रहा है कि सर ये नॉरवेस्टर जो टर्म है ना वो क्या है, उसका मतलब क्या है? चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। नॉरवेस्टर जो है ना वो आपका प्री मॉनसून शावर है। प्री मॉनसून शावर। अब बेटा ये प्री मॉनसून शावर क्या होते हैं? ठीक है, प्री मॉनसून, मॉनसून कब आता है आपका? जून जुलाई से आता है। जून जुलाई से मॉनसून आता है, तो मतलब उससे पहले होंगे। उससे पहले होंगे तो ये कब होंगे आपके? मार्च के आसपास होंगे, अप्रैल के आसपास होंगे। ठीक है,
प्री मानसून शावर, मतलब मानसून से पहले जो बारिश हो जाती है ना बेटा, हम उसे बोलते हैं प्री मानसून शावर। तो प्री मानसून शावर का जो ड्यूरेशन रहेगा वो जनरली क्या रहेगा, मार्च अप्रैल के ड्यूरेशन में। कई बार क्या होता है कि आपका पूरे दिन आपके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उससे क्या होता है, लैंड जो होता है वो हीट हो जाता है। लैंड हीट हो जाएगा, तो जब भी हीट होता है तो वहाँ पे आपका लो प्रेशर जोन बनता है, क्योंकि हवा जो होती है वो गर्म होकर आपका अपवर्ड मूव कर जाती है। तो एक आपका वैकेंट या एक आपका वैकेंसी क्रिएट होगी, एक आपका वैकेट बनेगा जो आपका लैंड पे बनेगा, और वो जो वैकेट बनेगा उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगी, और उस लो प्रेशर बेल्ट को फिल करने के लिए आपकी कोस्ट वगैरह से जो एयर है वो आएंगी, और जब कोस्ट वगैरह से मॉइस्ट एयर वहाँ पे आएंगी तो वहाँ पे क्या होगा, आपका वो बारिश भी करवाएंगे। उसी को हम बोलते हैं प्री मानसून शावर, या उसी को हम बोल देते हैं नॉर वेस्टर। तो नॉर वेस्टर क्या है, एक्सट्रीमली सीवियर इवनिंग थंडर, है ना, इवनिंग थंडरस्टॉर्म। इवनिंग में क्यों आएंगी, क्योंकि सर दिन भर गर्मी पड़ेगी, उसकी वजह से लो प्रेशर जोन बनेगा, और जब लो प्रेशर जोन बनेगा तो वहाँ पे लो प्रेशर बनने की वजह से जो आपके विंड्स आएंगे वो शाम को ही आएंगी, क्योंकि सुबह तो लो प्रेशर जोन नहीं था वहाँ पे। इस वजह से एक्सट्रीमली सीवियर थंडरस्टॉर्म्स जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आपका नॉर वेस्टर। नॉर वेस्टर वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में प्री मानसून शावर को हम लोग बोलते हैं काल बैसाखी। कर्नाटका की तरफ अगर प्री मानसून शावर आता है तो उसे हम बोलते हैं चेरी ब्लॉसम। आप सभी लोग कमेंट करके मुझे ये बताओगे कि आसाम की तरफ जो आता है आपका प्री मानसून शावर, उसे हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है वो सही, ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है कि आपका एक्सट्रीम सीवियर इवनिंग थंडरस्टॉर्म्स होते हैं जो नॉर्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में वो आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग को लैंडिंग, को लैंडिंग से रिलेटेड आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा, पहला स्टेटमेंट है इट इज एन अरेंजमेंट वेयर मल्टीपल लेंडर्स यानी कि मल्टीपल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स पार्टनर करेंगे टू प्रोवाइड लोन्स टू बोरोवर। मतलब किसी भी एक पर्सन को लोन देना है तो यहाँ पे एक से ज़्यादा बैंक जो है वो कोलैबोरेट करेंगे और लोन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, इट इज़ एन अरेंजमेंट वेयर मल्टीपल बोरोवर, यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे बोरोवर मल्टीपल होंगे जो पार्टनर करेंगे और लोन सीक करेंगे किसी लेंडर से। तो बेटा यहाँ पे जो स्टेटमेंट इसके बारे में ठीक है वो ऑप्शन ए है ना, स्टेटमेंट ए जो है वो ठीक है, स्टेटमेंट बी जो है वो आपका रॉन्ग है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। एक्चुअली अभी क्या हुआ है, आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं। आरबीआई ने बोला है आपका कि को लैंडिंग जो है, को लैंडिंग आपके बैंक किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर आपका को लैंडिंग कर सकता है, लेकिन वो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होगा उसका रिस्क कवर जो होगा या उसका रिस्क शेयर जो होगा वो मिनिमम 20% होना चाहिए। अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का रिस्क शेयर जो है अगर 20% से कम है तो वो आपके को लैंडिंग नहीं कर सकते। तो रिस्क शेयर उसे मिनिमम 20% रखना पड़ेगा। मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होगा कम से कम उतना पैसा यहाँ पे लोन में देगा को लैंडिंग करके या साथ में मिल के किसी बैंक के, जिससे रिस्क जो है उसका 20% तक आपका रिस्क फैक्टर उसका रहे। ठीक है, तो बाकी जो होगा वो आपका बैंक प्रोवाइड करेगी, है ना। बाकी रिस्क फैक्टर जो होगा उसे आपका हैंडल कौन करेगा, बैंक करेगा। तो यहाँ पे बैंक किसी दूसरे बैंक के साथ मिलके या बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ मिलके भी को लैंडिंग कर सकता है। फ़ायदा क्या होगा इससे, इससे फ़ायदा ये होगा कि सारी चीज़ें एक बैंक को नुकसान नहीं होगा। अगर आपका लोन जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, वापस नहीं आता है, तो नुकसान सिर्फ एक इंस्टीट्यूट को नहीं होगा, एक बैंक को नहीं होगा, जो सारे पार्टनर्स हैं उन सारे ही पार्टनर को आपको फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो एक तरीके से रिस्क शेयरिंग हो जाएगी। तो इंडिया के लिए यूज़फुल है, इस वजह से आपका न्यूज़ में था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो बोल रहा है आपका कि जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अब बेटा समझना ये न्यूज़ में क्यों आई, ये न्यूज़ में क्यों आई
क्योंकि अभी जो है आपका नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इसने कुछ मेडिसिन के प्राइस जो है वो डिक्रीज किए हैं, कम किए हैं। कौन कौन सी मेडिसिन? डायबिटीज़ की मेडिसिन हैं, उनके प्राइस जो है वो आपके कम कर दिए हैं। हाइपरटेंशन की, ब्लड प्रेशर वाली जो आपके जो मेडिसिन होती हैं, उनके जो प्राइसेस हैं वो आपके कम कर दिए हैं। तो इस तरीके से कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन के इन्होंने प्राइस जो है वो कम किए हैं, जिसकी वजह से नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है वो आपका डिस्कशन में या न्यूज़ में आई। अब अच्छा, नेशनल फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी जो है उसका फाउंडेशन अगर पूछा जाए तो 1997 में इसका फाउंडेशन हुआ था, है ना। ये बनाई कब गई थी? 1997 में, ठीक है। आपका मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जो मिनिस्ट्री होती है उसके अंडर ही आपका फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी आती है, बट ये ऑटोनॉमस बॉडी है। मतलब ऑटोनॉमस बॉडी मतलब अपनी सारी ही आपकी डिसीजंस के लिए क्या रहेगी, आपका इंडिपेंडेंट रहेगी। तो ये चीज़ समझ में आई कि कब बनी? 1997 में बनी। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि जितने भी मेडिसिन है उनका प्राइस डिसाइड करना, ठीक है। ये ऑटोनोमस बॉडी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर आती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, ठीक है। तो यहाँ तक हम ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली में आपका ये जो है वो इसका हेडक्वार्टर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो कौन से अमेंडमेंट से मिला? अब बेटा समझना ये न्यूज़ में क्यों आया है। न्यूज़ में इसलिए आया है कि आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, इसने एक सजेशन दिया। इसने सजेशन दिया कि पंजाब में जो अभी टोटल रिजर्वेशन मिलता है वो मिलता है 37%। वेस्ट बंगाल में जो अभी टोटल रिजर्वेशन मिलता है वो मिलता है 45%। तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन है कि आप जो रिजर्वेशन दे सकते हो अप टू 50% दे सकते हो। तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज कम है, 4 से 5%, यहाँ पे कुछ परसेंटेज कम है, 12 से 13%। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने बोला कि पंजाब और वेस्ट बंगाल में जो बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन है वो आप इंक्रीज कर सकते हो, वो आप बढ़ा सकते हो। ये आपका न्यूज़ था जिसकी वजह से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है वो आपका न्यूज़ में या डिस्कशन में आया था। तो ये चीज़ समझ में आई। चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में आते होंगे, है ना, किसी न किसी आर्टिकल में तो आते ही होंगे। तो भाई हम देखें कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको कुछ आर्टिकल्स लिखा रहा हूँ। आर्टिकल 338 में आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, है ना। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आता है आर्टिकल 338 में। आर्टिकल 338 ए में बाइफर्केशन हुआ था, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2003 में। तब आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है वो अलग हो गया था। तो आर्टिकल 338 में आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आता है। और 2018 में 338 बी में आपका प्लेस किया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो एनसीबीसी जो आता है वो कौन से आर्टिकल में आता है? 338 बी में आता है। पहली चीज समझ में आई। फिर ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से आया? आपका 102 से आया। 102 से क्या आया? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जीएसटी जो इम्प्लीमेंट हुआ वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से हुआ, तो आंसर होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट 101 से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ। पूछा जाए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है, वो जो 10% रिजर्वेशन आपका मिलता है वो कौन से अमेंडमेंट से आया? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट 103 से आया। आपसे पूछा जाए एंग्लो इंडियंस जो होते थे उनका रिजर्वेशन जो ख़त्म हो गया है, रिपील हो गया है, वो कौन से अमेंडमेंट से हुआ है? तो आपका आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104 से एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन जो था आपका पार्लियामेंट में वो आपका ख़त्म हो गया है। तो ये सारे भी हम लोग
याद रखेंगे, ये तीनों आर्टिकल याद रखेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट याद रखेंगे, और आपका याद रखेंगे कि एनसीबीसी जो है वो आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये से कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस जो है वो मिल गया है। तो इसमें जो सही आंसर होगा, वो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे ये बोल रहा है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 कहाँ पर हेल्ड होगी, कौन उसे होस्ट करेगा? तो बेटा यहाँ पे याद रखना कि इंडिया के अमेरिका के साथ कुछ गाइडलाइंस इशू हुए हैं। इंडिया चाहता है कि हमारे टेलीकम्युनिकेशन के जो कुछ आपके रूल्स वगैरह रहे, कुछ जो रहे, वो अमेरिका के जो आपके रेडियो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं उनकी तरह से कुछ रहे। तो उसकी वजह से ये आपके न्यूज़ में आया था। ठीक है, तो आपसे सिंपल बोल रहा है कि 2024 अक्टूबर के आसपास ही आपका होना है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली जो है। तो इसे होस्ट कौन करेगा? तो वैसे बेटा इसे होस्ट करेगा आपका इंडिया, है ना। इसे होस्ट कौन करेगा? इसे होस्ट करेगा इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़, बहुत अच्छा न्यूज़ है, या बहुत अच्छा है आपका। बार बार बोला जाता है आपका राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना, वो आपसे बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है। ठीक है, चलो मैं आपको कुछ डाटा देता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ 1950 की, 1950 जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब आपके पास 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे। उन 7 फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी भी एक राइट था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो है वो 31 में आता था। आर्टिकल 31 में भी आता था, आर्टिकल 19 के एफ में भी आया करता था राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। 1950 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बाद में क्या होता है, गवर्नमेंट को फील होता है कि अगर हम कोई आपका प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिसमें हमें लैंड की ज़रूरत होगी, और अगर कोई पर्सन अपनी लैंड को डोनेट करने से या उस लैंड को देने से मना कर देता है, गवर्नमेंट को एक्वायर करने से रोकता है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? क्योंकि फंडामेंटल राइट तो आपके कंपलसरी राइट है, देने ही पड़ेंगे। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, आपका 1978 में 1978 में गवर्नमेंट क्या करेगी, 44th आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा। 44th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा 1978 में, उसमें क्या किया जाएगा, आपका राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर आर्टिकल 300 ए में प्लेस किया जाएगा। मतलब अभी आपका राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी ह्यूमन राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। तो पहले ये आता था आपका किस में? पार्ट 3 में, क्योंकि आर्टिकल 31 किस में आता है? पार्ट 3 में। अभी ये आता है आपका पार्ट 12 में। तो आपसे पूछा जाए राइट टू प्रॉपर्टी अभी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है, तो आंसर क्या रहेगा? पार्ट 12 रहेगा, है ना। ऑप्शन डी रहेगा। तो ये समझ में आया राइट टू प्रॉपर्टी क्यों आपका ट्रांसफ़र किया गया, कब ट्रांसफ़र किया गया, अभी आर्टिकल कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कौन सा है जिससे इसे ट्रांसफ़र किया गया था, ठीक है, कौन से ईयर में किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी रहेगा। पार्ट 12 में आता है, आर्टिकल 300 ए में आता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो बोल रहा है आपका सार्क का जो सेक्रेटरीट है या सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो सार्क जो है ना, पहले तो सभी बच्चे मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि सार्क जो है उसका फुल फॉर्म क्या है ना। सभी लोग मुझे कमेंट करके जल्दी जल्दी से बताओ कि सार्क का जो है वो फुल फॉर्म क्या है। अब बेटा यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया जो है, साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ है ना, वो आपके उन कंट्रीज़ ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया। इसमें मेजर जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। इंडिया के बॉर्डर में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीज़ इसमें आते हैं, एक्सेप्ट चाइना। तो चाइना को रिप्लेस कर लेना आपका मालदीव से, तो बाकी सारे वही कंट्रीज़ आते हैं इंडिया के साथ, जो इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो सार्क में आते हैं। 1985 में ढाका में इसका फाउंडेशन होगा। 1985 में ढाका में फॉर्मेशन होगा किसका? सार्क का। सार्क के कंट्रीज़ के नाम पूछे जाएँ तो मैंने बार बार आपको बोला इंडिया और इंडिया की जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया के बॉर्डर जो हैं, लैंड बॉर्डर इंडिया 7 कंट्रीज से शेयर करता है। तो 7 में से आपका चाइना को आप हटा दो, चाइना के अलावा आप चाइना को रिप्लेस कर दो मालदीव से, तो वो सारे कंट्रीज इसमें आते हैं और इंडिया भी आता है। तो हम यहाँ पे कंट्रीज पूछा जाए कितने कंट्रीज आते हैं सार्क में? 8 कंट्रीज आते हैं। सर कौन कौन से कंट्री? इंडिया आ जाएगा। अब इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज के नाम देखते जाते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? पाकिस्तान आ जाएगा। 2 कंट्रीज हो गए,
पाकिस्तान के बाद इंडिया का बॉर्डर कौन शेयर करता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद कौन शेयर करता है? चाइना। लेकिन मैंने बोला चाइना इसमें नहीं है, चाइना को रिप्लेस कर देगा मालदीव्स। चाइना को रिप्लेस कर देगा मालदीव्स। ठीक है, ये 4 कंट्रीज हो गए। अब इधर कौन सा आ जाता है उसके बाद? नेपाल आ जाता है सर। नेपाल के बाद कौन सा आ जाता है? भूटान आ जाता है। भूटान के बाद कौन सा आ जाता है? बांग्लादेश आ जाता है ना? बांग्लादेश आ जाता है। और कौन आ जाता है आपका बांग्लादेश के बाद? म्यांमार, है ना? म्यांमार। तो ये 8 कंट्रीज जो हैं वो आपके आते हैं किसमें? सार्क में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था? सार्क का जो 19th समिट था, 19th समिट आपका ऑर्गेनाइज करना था पाकिस्तान को। इंडिया पाकिस्तान में बॉर्डर डिस्प्यूट हुए, इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म से रिलेटेड आपके कुछ डिस्प्यूट हुए, जिसकी वजह से इंडिया ने सार्क के 19th समिट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो मतलब जब आपका ये सार्क के 19th समिट में इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से मना किया था, क्योंकि वो आपका ऑर्गेनाइज हो रहा था कहाँ पे? पाकिस्तान में। इस वजह से तब से आपका सार्क जो है वो आपका ऑलमोस्ट जो है वो आपका कुछ भी काम नहीं कर रहा है ना? तब से सार्क जो है वो आपका बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, एक तरीके से कह सकते हो खो गया है। उस चीज़ को दोबारा रिवाइव करने के लिए, सार्क का इंपॉर्टेंस दोबारा रिवाइव करने के लिए, सार्क के जो सेक्रेटरी है उन्होंने इंडिया विजिट किया है। इस वजह से सार्क आपका न्यूज़ में आया है। ठीक है, तो आपसे वो पूछ रहा है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हम यहाँ याद रखेंगे सार्क का फाउंडेशन कहाँ हुआ? 1985 में ढाका में। लेकिन हेडक्वार्टर डिसाइड किया गया आपका काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, याद रहेगा। सार्क के मैंने आपको कंट्रीज बताए, फाउंडेशन ईयर बताया, फाउंडेशन प्लेस बताया, क्यों आपका ये जो है वो इस समय आपका बिल्कुल एक तरीके से नलिफाइड हो गया था, और क्यों ये रिवाइव हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, चलिए अगला या लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, वो बोल रहा है काम्पाला प्रिंसिपल्स। तो काम्पाला प्रिंसिपल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने डिक्टेट किए थे या आउटलाइन किए थे। ये प्रिंसिपल इंडिया के कौन से और कंट्री के साथ पार्टनरशिप के लिए हैं, या कौन से और रीजन के साथ पार्टनरशिप के लिए? तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ? G20 जो हुआ था ना, जिसे इंडिया ने होस्ट किया था, G20 में क्या हुआ? G20 में आपका अफ्रीकन यूनियन, है ना, अफ्रीकन यूनियन जो है वो पार्ट बन गई G20 का। तो अब यहाँ पे हम याद रखेंगे G20 में 19 तो कंट्रीज आते हैं, और G20 में 2 यूनियन आते हैं, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। इस वजह से आपका ये काम्पाला प्रिंसिपल जो है वो आपके डिस्कशंस में आए थे, न्यूज़ में आए थे। अभी इंडिया के आपके बायोलिटरल टॉक्स भी हुए हैं यूएसए के साथ कि हम लोग अफ्रीका के साथ कैसे पॉलिसीज रखेंगे, कैसे हम अफ्रीका को डील करेंगे। इस वजह से भी आपका न्यूज़ में है। तो आपसे पूछा जाए काम्पाला प्रिंसिपल्स जो हैं वो इंडिया की किसके साथ पार्टनरशिप से रिलेटेड हैं? इंडिया और अफ्रीका की पार्टनरशिप से रिलेटेड है आपके काम्पाला प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन सी होगा। तो आज बेटा हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी आप क्या करो, अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको लगा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपको एग्जाम में फ़ायदा करेगा, तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाकी हमारा एकेडमिक का चैनल है, इस पर आपको एकेडमिक के सारे ही सब्जेक्ट के आपको कोर्सेज मिलेंगे। बाकी ये CUET के लिए डेडिकेटेड चैनल है, इस पर CUET से रिलेटेड सारी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। बाकी आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, या आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो टॉपर्स कॉस अकेडमी का, आपको प्ले स्टोर पे हमारा ऐप भी जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।